बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। बेटा आपको मैं आज के फोरम से वेलकम करता हूँ। बायो की काफ़ी सारी वेकेशंस के बाद जो है वो अब दोबारा उसी से जहाँ पर हमने लेक्चर का इख्तिताम किया था लेक्चर को शुरू करते हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोम एंड डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी कर लिया था। हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे हो रही है और जेनेटिक कोड क्या है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना हम उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट है क्रोमोसोम से कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम को हम कहते हैं कि ये ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किसके अंदर होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बनता कैसे है? व्हेन द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए अकर। कंडेंसेशन होती है किसकी? डीएनए की। अपेयर कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल ने डिवाइड करना होता है ना प्रॉपर, तो तब बेसिकली जो है वो डीएनए कंडेंस होता है और डीएनए कंडेंस होने के बाद ये जो एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है ना उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का, कि वो एक बेसिकली क्रोमोसोम है। देखिए क्रोमोसोम जो है वो आपको इस फॉर्म के अंदर भी नजर आएगा और क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म के अंदर भी नजर आएगा। दोनों फॉर्म्स के अंदर फर्क क्या है? ये दोनों फॉर्म के अंदर आपको क्रोमोसोम बेसिकली नजर आ रहा है। देखें इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में फर्क है ये एक ही क्रोमोसोम, ये याद रखिएगा। ये जो पहला है ना ये वाला क्रोमोसोम, इसे हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली द बिफोर एस फेज। ये जो आपने इंटरफेस पढ़ी और आपने कहा कि इंटरफेस के अंदर ना फर्दर 3 फेजेस है। G1 फेज है, गैप 1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये जो S फेज होती है ना, इस S फेज के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ, याद रखिएगा, हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है, तो याद रखिएगा ये दोनों ही एक क्रोमोसोम्स है। फर्क क्या है? आर्म्स का। ये जो क्रोमोसोम है ना, इसके आपको जो आर्म्स नजर आ रहे हैं ना, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो कोई भी क्रोमोसोम होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है उस बात को हम देखते हैं। कोई भी क्रोमोसोम है उसके अंदर आपको नजर आएंगे उसके क्रोमेटिड्स। कोई भी क्रोमोसोम है उसके अंदर आपको नजर आएगा सेंट्रोमेयर। कोई भी क्रोमोसोम है उसके अंदर आपको नजर आएंगी कॉन्स्ट्रिक्शंस। क्या नजर आएंगी? कॉन्स्ट्रिक्शंस नजर आएंगी। सबसे पहले क्रोमेटिड्स, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। आर कॉल्ड एज द क्रोमेटिड्स। किसी भी क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं ना उसको हम नाम देते हैं कि ये बेसिकली क्या है? क्रोमेटिड्स है। सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर को हम कहते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम होता है ना उसके अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होती है। कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना हम कहते हैं बेसिकली सुकड़ जाना। एक कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होती है हर क्रोमोसोम के अंदर, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन एक कंपल्सरी है। वो जो एक कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होती है ना
उस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। और यही जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, ये एक्चुअली सेंट्रोमेयर बनाती है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बेटा क्या बनाती है? सेंट्रोमेयर बनाती है। और जो सेंट्रोमेयर होता है ना, वो किसी भी क्रोमोसोम को दो आर्म्स के अंदर, दो सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये एक सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर से ऊपर जो है वो छोटा आर्म और सेंट्रोमेयर से नीचे जो है वो बड़ा आर्म। जो छोटा आर्म होता है ना, उसको हम नाम देते हैं पी का, और जो बड़ा आर्म होता है ना, उसको हम नाम देते हैं क्यू का। तो सेंट्रोमेयर actually can divide a chromosome into the two sections. The smaller section is labeled as P and the larger section is labeled as Q. तो जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, क्या इसके अलावा भी कोई कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होती है? यस, कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होती है, और उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के हवाले से याद रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज द NOR। N से क्या है? न्यूक्लियोलस। O से क्या है? ऑर्गेनाइजर। और R से क्या है? रीजन। यानी कि अदर देन द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अदर देन द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर, कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद है उसको हम नाम देते हैं ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, उसे हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कह रहे होते हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि कुछ जो रेमनेंट्स होते हैं ना, वो इसी जगह पर अटैच होते हैं न्यूक्लियोलस के, ठीक है। और इसी ने बाद में जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स भी बनाने होते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली असेंबल्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री फॉर द राइबोसोमल सिंथेसिस। तो हमें अंदाजा हो गया कि बेसिकली ना क्रोमोसोम क्या होता है। हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम? कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को हम देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से याद रखिएगा, इसके अंदर बेटा तीन चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर मौजूद है DNA, इसके अंदर बेटा मौजूद है प्रोटीन्स, और इसके अंदर बेटा मौजूद है RNA। यहां से MCQ आता है कि कितनी कंपोजिशन जो है वो DNA की होती है? 40% DNA मौजूद है। कितनी कंपोजिशन प्रोटीन्स की होती है? 60% प्रोटीन है, और ट्रेसेस ऑफ RNA मौजूद है। ट्रेसेस ऑफ RNA मौजूद होता है क्रोमोसोम के अंदर। इसका मतलब है क्रोमोसोम की कंपोजिशन में DNA भी है, क्रोमोसोम की कंपोजिशन में प्रोटीन्स भी है, और क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के अंदर जो है बेटा ट्रेसेस ऑफ RNA मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ना, वो स्पीशीज के अंदर, वेरियस स्पीशीज के अंदर डिफरेंट है। एक जैसी स्पीशीज के अंदर सेम नंबर होता है, जैसा कि हम कहते हैं कि ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 46 हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो ह्यूमन है, इसके अंदर जो जर्म सेल्स हैं और साथ में सोमैटिक सेल्स हैं। जर्म सेल्स एंड द सोमैटिक सेल, उनके अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स का नंबर होता है ना, वो वैरी करता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। जो जर्म सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वो सेल्स हैं जो बेसिकली रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड दे हैव द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जो सोमैटिक सेल हैं, उनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है।
यानी कि सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 होंगे और जर्म सेल्स के अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से वेरियस स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिफरेंट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो मुख्तलिफ हैं। तो ये आपने जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ हैं उनके नंबर को याद रखना है। अक्सर जो है वो बोर्ड के अंदर यूएचएस के अंदर उसके एमसीक्यू आ जाता है कि आप बता दें कि हमारे पास पेंसिलियम फंगस है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह से प्लांट में किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को मेंशन, ओनियन को मेंशन कर दिया जाए, पोटैटो को कर दिया जाए, तो आप बताएं कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बाद बेटा आप एक बात ये भी देखेंगे कि जो पर्टिकुलर अरे होता है ना क्रोमोसोम का, पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कैरियोटाइप का। क्या हम नाम देते हैं? कैरियोटाइप का। इसी से रिलेटेड दो और टर्म्स भी हैं। एक टर्म को हम नाम देते हैं जीनोटाइप और एक को हम नाम देते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप हम कहते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से रिलेट करता हूं कि हमारे पास मेंडल्स ने जो है वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स बताए थे, जिसमें उसने कहा था कि कोई भी हमारे पास एक पी प्लांट है ना, उसके जो सीड है वो या तो राउंड हो सकते हैं या फिर रिंकल हो सकते हैं। राउंड के लिए उसने कैपिटल आर से शो करवाया और रिंकल को उसने स्मॉल आर से शो करवाया। ठीक है बेटा, जो राउंड है उसको कैपिटल आर से और जो रिंकल है स्मॉल आर से शो करवाया गया। अब इसमें जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है? ये जो कैपिटल आर है फॉर द राउंडनेस, टू कंट्रोल द राउंडनेस, तो इसे हम नाम देते हैं ये जीनोटाइप है। और ये जो कैपिटल आर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट की वजह से वो सीड राउंड शो हो रहा है, ये उसकी फिनोटाइप है। ये फिनोटाइप राउंडनेस और कैपिटल आर जीनोटाइप। इसी तरह से स्मॉल आर जो है वो जीनोटाइप और रिंकलनेस जो है वो उसकी फिनोटाइप है। तो ये हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का अंदाजा हो गया। साथ ही हम यूएचएस के सिलेबस को अकॉर्डिंग भी चलते हैं। यूएचएस के सिलेबस में एक टर्म पूछी है, व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम एंड हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम को बेटा हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, या फिर डीएनए की जगह आप क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं। कैसे हम कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज क्वाइल्ड अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट है,
इस वजह से मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं है। और डीएनए जो है वो कॉइल हुआ होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन के अलोंग, तो उसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली ना एक न्यूक्लियोसोम है। तो आपने ना वो बुक की लाइन पढ़ी है, फॉर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ना वो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो एक दो नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी हमारे पास क्रोमोसोम का। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स को हम कहते हैं यूजुअली प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये अक्सर यूएचएस के अंदर एमसीक्यू आता है, किस वजह से? ड्यू टू अबंडेंस ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए लाइसिन और आर्जिनिन की अबंडेंस की वजह से ये पॉजिटिवली तो चार्ज है, लेकिन इसके पॉजिटिवली चार्ज होने का फायदा क्या है? इसके पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, उसकी तरफ बेसिकली जो है वो अट्रैक्शन है, और उसकी तरफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ना रैपिंग चल रही होती है। अगर न्यूक्लियोसोम ना हो और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है वो कॉइल ना हुआ हो, तो हम कहते हैं कि डीएनए कभी भी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो सम अप नहीं हो सकेगा, कभी भी न्यूक्लियस के अंदर सम अप नहीं हो सकेगा। कोई भी जो डीएनए होता है, अगर हम यूकैरियोट्स या ह्यूमन के डीएनए की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और आपको पता है कि हर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। तो वो किस तरह से छोटे से एक पार्ट के अंदर जो है वो इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, तो वो तभी पॉसिबल है जब इनकी रैपिंग हो रही हो, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से जो है वो मौजूद होता है। हमने न्यूक्लियोसोम को देखा, हमने हिस्टोन प्रोटीन को देखा। हमने पीछे बेटा एक बात पढ़ी थी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है, पहले इसको देखते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। तो डीएनए along with protein is called as the chromatin fiber। डीएनए के अलोंग जो है वो प्रोटीन मौजूद है, तो हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या बनाता है? क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। और जो क्रोमेटिन होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तरह का आपने पढ़ा हुआ है, उसे हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और एक तरह का जो होता है ना, उसे हम नाम देते हैं यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, इसे हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली द परमानेंटली कॉन्डेंस पार्ट ऑफ डीएनए। It is not permanently condensed। जो यूक्रोमेटिन होता है ना, इसको हम ट्रू क्रोमेटिन कहते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, हेट्रोक्रोमेटिन। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। और डीएनए खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन करता है। तो हम कहते हैं कि डीएनए के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा पार्ट जो है वो खुद को एक्सप्रेस करने लग जाए। डीएनए के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो परमानेंटली कॉन्डेंस रहता है, जिसका सीक्वेंस कभी एक्सपोज नहीं होता। जब सीक्वेंस एक्सपोज नहीं होगा तो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है उसके सामने नहीं आएगा। जब कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस सामने नहीं आएगा तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, उससे एक्सप्रेशन यानी कि प्रोटीन्स नहीं बनेगी। तो हम कहते हैं कि डीएनए का एक पार्ट वो भी है जिसने परमानेंटली कॉन्डेंस रहना है, और उस पार्ट को हम नाम देते हैं कि ये क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन है।
यू क्रोमेटिन को हम कहते हैं ट्रू क्रोमेटिन है ये। इट इज नॉट द परमानेंटली कॉन्डेंस रहता है कुछ लम्हे के लिए, लेकिन ये खुद को बेसिकली एक्सप्रेस भी कर सकता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस जो है एक्सपोज भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनता है और उसके बाद हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन भी करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सो उसको हमने नाम दिया कि ये यू क्रोमेटिन है। सेंट्रोमेयर आपने पढ़ा हुआ है। हमने कहा कि जो सेंट्रोमेयर होता है ना, ये किसी भी क्रोम को दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है। दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गए। सेंट्रोमेयर की बेस पे ना हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं कि ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमेयर वी कैन क्लासिफाई द क्रोमोसोम इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन सी है? टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मिलते जुलते हैं। जो अगली दो है ना वो मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि वो आपस में दोनों मिलती जुलती हैं। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक आपस में मिलती जुलती हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट टू है वो है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। तो ये हमारे पास में कुछ टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है बेटा, तो टीलोटेल से याद रखिएगा, यानी कि हमारे पास कोई क्रोमोसोम ऐसा है जिसके अंदर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एक एंड पर मौजूद है, बिल्कुल एक एंड पर मौजूद है, तो हम उसे नाम देंगे टीलोसेंट्रिक है। अगर बिल्कुल टेल से थोड़ा सा नीचे है, इस तरीके की लोकेशन है सेंट्रोमेयर की, सेंट्रोमेयर की लोकेशन ये है, बिल्कुल एक एंड से थोड़ा सा नीचे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एक्रोसेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक, मेटा का मतलब होता है सेंटर, यानी कि अगर ऐसी लोकेशन है तो हम कहेंगे ये मेटासेंट्रिक है। अगर सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, उस वक्त था टेल से थोड़ा सा नीचे, अब सेंटर से थोड़ा सा नीचे, यानी एक आर्म आपको बड़ा नजर आ रहा है और एक आर्म आपको छोटा नजर आ रहा है, अब हम इसे कहेंगे, सब का मतलब होता है बिलो, सब मेटासेंट्रिक, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा बिलो, तो उसे हमने नाम दिया कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स की टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा यही चीजें आपको क्रोमोसोम का पता होना चाहिए। ठीक है, वो जो क्रोमोसोम्स के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस हवाले से भी हमारी बुक में है कि इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप 280 प्रिंटेड बुक्स लिख सकते हैं। हर जो बुक है उसके 1000 पेज अगर आप कंसीडर करते हैं कि जो एक वर्ड है एक न्यूक्लियोटाइड के बराबर है, तो एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स हैं। तो ये कुछ बातें थी जिसमें आपने क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन देखा, डीएनए का देखा, कैरियोटाइप का आपको पता चला, जीनोटाइप का पता चला, फिनोटाइप का पता चला। फिर हमने सेंट्रोमेयर की बेस पे क्रोमोसोम्स की टाइप्स देखी, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन की टाइप्स क्या होती हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनके हवाले से हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा मिसेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट क्या है और जीन क्या है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज जीन। तो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जेरॉड और दूसरे का नाम था बैटिसन। जेरॉड और बैटिसन ने कहा था कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कुछ फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग होती हैं, बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, और उनकी जो जेनेटिक कॉज है ना उसको भी साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक डिजीज के साथ, और वो डिजीज थी एल्केप्टोन्यूरिया। ये एक ऐसी डिजीज है जिसके केस में बेसिकली जो पेशेंट होता है ना उसके यूरिन के अंदर मौजूद होता है होमोजेंटिसिक एसिड।
और ये होमोजेंटिसिक एसिड का एक्सपोजर जब एयर से होता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो यूरिन का कलर होता है ना वो ब्लैक यूरिन होना शुरू हो जाता है। इस पर्टिकुलर डिजीज को हम कहते हैं कि ये अल्केप्टोनजूरिया किस वजह से हुई। ये जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। किसका? फेनाइल एलानीन। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है इसकी ब्रेक डाउन होती है और इससे कुछ स्मॉलर सब्सटेंसेस बनती है, नाम उसके मुश्किल है इस वजह से नहीं बता रहा, इतना आपने याद रखना है। इसकी जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करवाता है ना, उस एंजाइम्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, डिफेक्टिव बनता है। जब वो एंजाइम बेटा डिफेक्टिव बनेगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास होमोजेंटिसिक एसिड की ब्रेक डाउन नहीं होगी और इसकी अकामुलेशन शुरू हो जाएगी। जब अकामुलेशन शुरू हो जाएगी तो इतना ज्यादा बन रहा होगा कि यूरिन के अंदर आना शुरू हो गया, और उसकी जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई है तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से यूरिन का कलर ब्लैक आना शुरू हो गया। अब क्योंकि ये ऐसे डिजीजेस हैं जो एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से हो रही है, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस है। तो हम कहते हैं ये जो डिजीजेस है ना, इसके अंदर रोल किस चीज का है? जीन्स का है। वो जीन जिसने वो प्रोटीन बनानी थी जो होमोजेंटिसिक एसिड की ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व था, तो वो बेसिकली जीन में म्यूटेशन आ चुकी, तो हम कहते हैं कि जीन वो है। क्या है जीन? जीन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन एक्सप्रेस itself in the form of protein। उसको हम नाम देते हैं कि ये बेसिकली क्या है? जीन है। जैसे कि आपने देखा ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। तो ये जो डीएनए है कभी भी पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता प्रोटीन में, पार्ट ऑफ डीएनए होता है और उस पार्ट ऑफ डीएनए को हम नाम देते हैं जीन का। अब इसने एक बात की थी, इस बात को जो प्रैक्टिकली प्रूफ किया था ना, वो आके किया था दो साइंटिस्ट ने, और उनका नाम था बीडल एंड टॉटम। पूरा एक्सपेरिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें याद रखें। बीडल एंड टॉटम ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? न्यूरोस्पोरा के ऊपर। न्यूरोस्पोरा क्या है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, एल्गी है। तो याद रखिएगा इट इज एक्चुअली द फंगस। किया क्या था इन्होंने? बेसिकली इस न्यूरोस्पोरा के ना डीएनए से, उसके स्पोर से, बेसिकली स्पोर को एक्स-रे से बम्बार्ड किया था और डेलिब्रेटली, जानबूझ के म्यूटेशन करवाई थी। उसके बाद इन्होंने देखा कि वाकई म्यूटेशन हो गई। इन्होंने फिर क्या किया? बेसिकली इनको ग्रो करवाया, इन स्पोर्स को। पहले डिफाइंड मीडियम के अंदर करवाया, वो मीडियम जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, ये ग्रो कर गए। फिर इन्होंने इसको ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसपे बेसिकली तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं थे, और वन बाय वन पे न्यूट्रिएंट्स डाले तो पता चला कि ग्रोथ नहीं हुई। जैसे ही इन्होंने उसके अंदर आर्जिनिन को इंट्रोड्यूस करवाया तो इनको अंदाजा हुआ कि अब ग्रोथ हो गई। तो इससे इन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि वो एंजाइम जो आर्जिनिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था उसके अंदर बेसिकली चेंज आई है। उस चेंज की वजह से इनकी जो ग्रोथ है ना वो सारी की सारी रुक गई है। ये वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस भी इसी के साथ रिलेट कर रहा है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो हमारे यूएचएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिर्फ आपने बेसिक चीजें याद रखनी है। बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट में फंगस को याद रखना है, स्पोर्स के अंदर म्यूटेशन कॉज करवाई, कौन सी रेज यूज की, एक्स रेज यूज की, और किसके अंदर म्यूटेशन हुई, उस एंजाइम में हुई जो आर्जिनिन बनाने में इन्वॉल्व था। जैसे ही आर्जिनिन को इंट्रोड्यूस करवाया तो दोबारा ग्रोथ शो हो रही थी। ये था बीडल एंड टॉटम का एक्सपेरिमेंट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन।
इसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूएचएस के सिलेबस का हिस्सा है वो है मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। और ये जो साइंटिस्ट थे इनके जो कंप्लीट नेम है वो मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल है। मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। क्या बताया था इन्होंने, इस बात को देखते हैं। पेज नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा। मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या देखा था। आपने डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल पढ़े हुए हैं। कौन कौन से मॉडल हैं? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, एंड डिस्पर्सिव मॉडल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसने कौन से मॉडल को एक्सप्लेन किया था। इसने एक्सप्लेन किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को। किया क्या इसने बेसिकली ना एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया। उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर इन्होंने ग्रो करवाया तमाम यूजफुल न्यूट्रिएंट्स देके बैक्टीरिया को। फिर इस मीडियम के साथ क्या किया, इसके अंदर बेटा ग्रोथ हो रही है किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं ना, साथ ही इन्होंने क्या किया, इस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करवाई N14 आइसोटोप वाली, और इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई N15 वाली। ठीक है, इनको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया। इस बैक्टीरिया की ग्रोथ चलती रही, डीएनए की रेप्लिकेशन होती रही, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन की मदद से डिवाइड करता है। और इस बाइनरी फिशन के प्रोसेस के अंदर ना डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं ना, वैसे वैसे इन्होंने इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करवाई थी। इसका मतलब है वो तमाम बैक्टीरिया जो इस मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हुई है वो N15 हो गई है और इनके अंदर N14 हो गई। साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेंट्रीफ्यूज मशीन ली। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम क्या था, इन्होंने टेस्ट के तौर पर ना एक टेस्ट ट्यूब बनाई जिसके अंदर सीजियम क्लोराइड को डाला। ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने सीजियम क्लोराइड को डाल दिया। ये सीजियम क्लोराइड है। सीजियम क्लोराइड को इसके अंदर डालने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको प्लेस करवा दिया एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर बेटा, सेंट्रीफ्यूज मशीन के हवाले से ना आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, सेल वाले टॉपिक में, ऑर्गेनेलीज वाले में, कि हम बेसिकली ना किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सेल को जब किसी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर प्लेस करवाते हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो तेजी से स्पन अप करती है, तेजी से घूमती है। उसके घूमने की वजह से ना वेट और साइज रेशो की बेस पे वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन होती है। आपने ऑर्गेनेलीज के स्टार्ट के अंदर भी इस बात को पढ़ा था। इस टेक्निक को हम अपने ब्लड पर भी परफॉर्म करवाते हैं, सेल्स की सेपरेशन करवा के, और इसको यहाँ पर भी परफॉर्म करवाया गया सिर्फ और सिर्फ ना इस सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो इन्होंने देखा कि ये जो सीजियम आयंस होते हैं ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना बॉटम में प्लेस हो जाएंगे। ये यहां पे इन्होंने ग्रेडियंट बना दिया, बिल्कुल बॉटम के पास है। ठीक है, तो इनको बेसिकली ना
एक चीज की डेंसिटी मिल गई और वो है सीजियम क्लोराइड की। अब बेसिकली ये क्या करेंगे, तो वो डीएनए जिसके अंदर N14 है और वो डीएनए जिसके अंदर N15 है, उन दोनों डीएनए को वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर कंपैरेटिवली उसकी डेंसिटी वो देखेंगे सीजियम क्लोराइड के साथ कंपेयर करके। तो जैसे ही दोनों डीएनए को डाला, इन्हें पता चला कि जो N14 है, जो N14 है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। यहां पर जो ग्रेडियंट बनेगा टुवर्ड्स द सीजियम क्लोराइड, ये है N15, और एक ग्रेडियंट जो है वो डीएनए का यहां पर बन गया और ये है N14। इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि द बैक्टीरिया which are grown in a medium containing the heavier isotope N15 have more density than a bacteria growing in a medium containing a lighter isotope of nitrogen, that is the N14। वो कैसे पता चला, इस सीजियम क्लोराइड के साथ डेंसिटी को कंपैरिजन करवा के अंदाजा हुआ कि जो N15 वाला डीएनए होता है ना बैक्टीरिया का, इट विल शिफ्ट फर्दर टुवर्ड्स द सीजियम आयंस। तो इससे उन्हें अंदाजा हो गया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए ये हमारे पास जो है वो एक मीडियम है, इसके अंदर वो तमाम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं जिसमें हमने हैवियर नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाया। एक मीडियम ये है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया है जिनमें N14 है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्सचर को N15 वाले से निकाल के ना N14 में डाल दिया, N15 से निकाल के N14 में, एंड देन दे कलेक्टेड दिस मिक्सचर एट द वेरियस इंटरवल्स। वेरियस इंटरवल पे ना इन्होंने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक इन्होंने इकट्ठा किया बेटा 0 मिनट के बाद, 0 मिनट के बाद, एक इन्होंने सैंपल लिया 20 मिनट के बाद, और आखिरी सैंपल लिया 40 मिनट के बाद। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना उसका जो जनरेशन टाइम है वो कितना है, 20 मिनट है। इसका मतलब है जब सैंपल इन्होंने 0 मिनट के बाद लिया तो बैक्टीरिया का क्या कोई राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ? आंसर है नो, कोई राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जब 20 मिनट के बाद लिया तो इसका मतलब है पहला राउंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट राउंड। जब 40 मिनट के बाद लिया तो इसका मतलब है सेकंड राउंड जो है अब भी कंप्लीट हो चुका है। तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद अपनी कॉपीज बनाते हैं। तो इन्होंने आफ्टर द सेवरल इंटरवल्स कुछ सैंपल लिए, आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ अ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया हैविंग द हैवी आइसोटोप टू द मीडियम कंटेनिंग अ लाइटर आइसोटोप। तो N15 से इन्होंने सैंपल लेके N14 में डाला और वेरियस इंटरवल के ऊपर इन्होंने सैंपल लिए। तो वो मैंने आपको बात बता दी। अब देखिए जब सैंपल लिए, जो 0 मिनट के बाद सैंपल लिया, अभी डाला था और निकाल लिया, तो इन्हें पता चला कि ऑल वाज डेंस। ऑल वाज डेंस। देखिए ये बात ऐसे है कि आपके पास ना कोई एक बीकर है, उस बीकर के अंदर ना कोई 1 लीटर पानी है। उस 1 लीटर पानी के अंदर ना आपने बाहर से चीनी डाल दी है। अभी डाली ही थी कि फौरन ही वहां से सैंपल ले लिया। तो वो सैंपल देखिए पहले वो क्या था, वो पानी जो है उसका अपना पानी, वैसे हम कहते हैं टेस्टलेस होता है, तो वो जो पानी था ना उसका अपना ही एक जो आपको टेस्ट फील हो रहा था वो था। जैसे आपने अभी 5 किलो चीनी उसके अंदर डाली और फौरन आपने सैंपल ले लिया, तो वो सारा सैंपल कैसा आएगा, वो चीनी वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने डाला और निकाल लिया। तो हम कहते हैं कि जैसे ही हम N14 के अंदर N15 को डालते हैं और फौरन वहां से सैंपल लेते हैं, तो N15 जो है वो ज्यादा डेंस है, तो मटेरियल हमें सारा का सारा कैसा नजर आएगा, ऑल वाज डेंस नजर आएगा। लेकिन
फिर आपने कहा कि जब आपने एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होने दिया, यानी 20 मिनट के बाद लिया, तो उस वक्त फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आपको वहां पर क्या नजर आया? हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास डीएनए होता है ना, वो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ना जो दोनों स्ट्रैंड्स है उनकी अनजिपिंग होती है, अनवाइंडिंग होती है, दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं और उनके सामने नए डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो इन्होंने कहा था कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास है एक लाइटर वाला, ये भी है लाइटर वाला, ये है N14, ये भी क्या है N14। दोनों स्ट्रैंड्स की अनजिपिंग अनवाइंडिंग हो गई। जैसे ही हमने इसके अंदर डेंस मटेरियल डाला तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो है ना, हमारे पास जो डीएनए आएगा वो ऐसा होगा, उसका एक स्ट्रैंड N14 वाला और एक कैसा होगा N15 वाला। इसका मतलब है फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद ना आपको डेंसिटी जो डीएनए की नजर आई ना तो वो लाइटर के बराबर थी ना वो हैवियर के बराबर थी, बल्कि द डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट बिटवीन लाइटर एंड हैवियर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसे पता चला? जब हमने इसकी डेंसिटी मेजर की कंपैरेटिवली उन दो डेंसिटीज के साथ जो हम डीएनए की ऑलरेडी मेजर कर चुके थे, एक N14 वाली थी एक N15 वाली थी, तो हमें अंदाजा हुआ कि जो अब हमारे पास डेंसिटी आई है ना वो इंटरमीडिएट है। जब हमने सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पूरा होने दिया तो तब क्या हुआ? आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अब जो हमारे पास डेंसिटी आएगी ना, देखें एक हमारे पास था हैवी स्ट्रैंड, एक हमारे पास क्या है लाइटर। यानी कि ये जो रेड वाला है ना, इसको मैं लाइटर लेबल करता हूं क्योंकि पहले भी इसी को लाइटर लेबल किया। ये वाला है, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास है हैवियर यानी हाइब्रिड है। जब आगे फर्दर जो है वो हमारे पास रेप्लिकेशन होगी ना, तो ये जो लाइटर वाला है ये हमारे पास जो है एक दफा फिर क्या बना देगा, ये अपने सामने बना देगा लाइटर वाला, और ये जो N15 वाला है इसके सामने बेसिकली ना हाइब्रिड बन जाएगा। तो ये N15, ये N14, ये N14, ये N14। इसका मतलब है सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद आपको जो डेंसिटी मिली है वो लाइटर के बराबर और हाइब्रिड के बराबर, टू क्लासेस ऑफ डेंसिटीज आपको मिल गई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था जिसमें आपको पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो है उसमें हर जो स्ट्रैंड है एक वो कंजर्व नजर आ रहा है और अगला जो स्ट्रैंड है ना वो बेसिकली एक डॉटर स्ट्रैंड बनता जा रहा है। तो ये एक्चुअली ना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था। तो जो मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट था उसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें जो आपने याद रखना है ना वो ये कि टेस्ट ट्यूब जो थी उसके अंदर सबसे पहले इसने कौन से आयंस की डेंसिटी को मेजर किया, सैंपल के तौर पे लिया, वो सीजियम क्लोराइड्स थे। इसके बाद इसने क्या किया, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का रिजल्ट, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का रिजल्ट और जीरो राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के रिजल्ट याद रखने हैं। आपने याद रखना है कि ये कौन से मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन से साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तमाम बातें जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था जिसमें जो यूएचएस का यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, जो डीएनए एंड क्रोमोसोम्स का था।
जो अगला यूनिट है वो सेल साइकिल का है, उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो एक टॉपिक रह गया था एंजाइम्स वाला, वो हम कवर कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेस्ट है उसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए और हम जो है टेस्ट आसानी से दे सकें। इससे रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।